सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत समास प्रकरण में कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए व्याकरण का यह पाठ्यक्रम के अंदर प्रकरण है, इसलिए कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए आज अपन तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में अपन ने तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अपन ने पहले भी जानकारी प्राप्त की थी कि समास के अंदर दो पद होते हैं। पहला पद है उसको पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद है उसको उत्तर पद कहते हैं, और दो पद मिलकर के समस्त पद कहलाता है, समस्त पद बनता है। पूर्व पद के ऊपर अधिकार अव्ययी भाव समास ने प्राप्त कर लिया है, यानी जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, यानी दूसरे पद की प्रधानता, उत्तर पद यानी द्वितीय पद की प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष, राजपुरुष शब्द है अपने सामने, तो राजपुरुष शब्द, राजपुरुष जो है उसमें द्वितीय जो पद है वो पुरुष शब्द है, तो पुरुष की प्रधानता है, न कि राज की। राजा की प्रधानता न होकर के पुरुष की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण बनता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। पहले का नाम व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरे का नाम समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष जो है वह, व्याधिकरण तत्पुरुष का मतलब होता है जिसमें दोनों पद में विभक्तियां अलग अलग होती हैं। दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में समान विभक्ति नहीं होती है, अलग अलग होती है। द्वितीय पद की जो विभक्ति होगी वो समान होगी। जैसे इसमें देख सकते हैं प्रथमा का एक वचन है, लेकिन प्रथम पद की विभक्ति है वो अलग अलग होती है। अपने को समास के बारे में पता करने के लिए क्या करना है, पहले समस्त पद है उस समस्त पद को पढ़ना। जैसे राजपुरुष, उसको पढ़ने के बाद फिर उसको हिंदी में समझना। राजपुरुष यानी राजा का आदमी, का शब्द आया है। फिर अपने को कारक के बारे में भी जानकारी होनी अति आवश्यक है। संस्कृत के अंदर कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। अब इसके अंदर संबंध और संबोधन दो कारक नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में इन दोनों का कोई योगदान नहीं है। कारक वही होता है जिसका क्रिया के साथ में साक्षात संबंध होता हो। तो समस्त पद जो है वो राजपुरुष है, यानी राजा का आदमी। अब का शब्द आया है, का को षष्ठी विभक्ति के एक वचन में का बनता है, तो राजा का आदमी। अब राजा जो है उसमें संस्कृत में शब्द है वो राजन शब्द है। राजन शब्द को षष्ठी विभक्ति के एक वचन में लेके जाएंगे तो राज्ञः बनता है। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, राजा का आदमी। समस्त पद यानी राजपुरुष और विग्रह पद राज्ञः पुरुषः। समस्त पद का मतलब होता है समास के अंदर समस्त पद सामासिक कहलाता है, और समस्त पद को विग्रह करते हैं तो उनको अलग अलग विभक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है, वो विग्रह कहलाता है। तो अपने यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष जो है वो 6 प्रकार का होता है। द्वितीया का तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी का तत्पुरुष तक। तो इसके जो भेद है वो इस प्रकार है, उसके बारे में अपन सामान्य अध्ययन करेंगे।
द्वितीया का तत्पुरुष। कृष्णम श्रितः इति कृष्णाश्रितः। अब कृष्ण शब्द है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष्णम श्रितः इति कृष्णाश्रितः, द्वितीया का तत्पुरुष। कृष्ण पर आश्रित, तो कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। कृष्णम श्रितः इति कृष्णाश्रित, ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण होता है। एक और द्वितीय के तत्पुरुष का उदाहरण पढ़ेंगे। ग्रामम गतः इति ग्राम गतः, गांव को प्राप्त, गांव गया हुआ, तो ग्राम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामम गतः इति ग्राम गतः। हरिणा त्रातः इति हरि त्रातः, ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। तृतीय का तत्पुरुष हरि त्रातः। अब हरि शब्द को तृतीय विभक्ति के एक वचन में लेके जाएंगे तो हरिणा हो जाएगा। त्रातः बराबर हरि त्रातः। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, हरि के द्वारा रक्षा किया जाता हुआ हरि त्रात शब्द बनता है। व्यधिकरण तत्पुरुष में तीसरा जो भेद है वो चतुर्थी का तत्पुरुष होता है। चतुर्थी के तत्पुरुष के अंदर भूतेभ्य बलि ही इति भूत बलि ही, समस्त पद है वो भूत बलि है। अब उसका विग्रह करेंगे, भूतों के लिए बलि संप्रदान कारक है, के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा भूत शब्द में। तो भूतेभ्य बलि, भूत यानी प्राणी, प्राणियों के लिए, बलि यानी भोजन, जो प्राणी है उनके लिए भोजन, उसको भूत बलि कहते हैं। अब भूत शब्द है उसको चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में लेके जाएंगे तो बन गया भूतेभ्य बलि ही इति भूत बलि, ये चतुर्थी का तत्पुरुष का उदाहरण होता है। फिर पंचमी के तत्पुरुष का उदाहरण चोर भयम, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक का उपपद विभक्ति का नियम है। भीना अर्थानाम भय हेतु, जिससे भी डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यदि शेर से डर लगता है तो शेर में पंचमी होगी, और चोर से डर लगता है तो चोर में पंचमी होगी। जिससे डर लगता है उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चोर भयम, चोर से डर लगता है, चोर शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया चोरात भयम इति चोर भयम, ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण। फिर षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण राजपुरुषः, राजा का आदमी, का शब्द है संबंध कारक है, इसलिए राजा को राजन शब्द ले गए। राजन शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, राजा का व्यक्ति, राजा का आदमी, राजकीय कर्मचारी, षष्ठी का तत्पुरुष हो गया। फिर उसका अंतिम भेद है वो सप्तमी का तत्पुरुष। सप्तमी के तत्पुरुष के अंदर अक्षेषु सौंडः इति अक्ष सौंडः, अक्ष यानी पासे में निपुण, शतरंज का जो खेल होता है उसमें पासे फेंके जाते हैं, तो पासों के खेल में जो निपुण है अक्ष सौंडः, अक्षेषु सौंडः इति अक्ष सौंडः। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, सीरियल के अंदर भी पढ़ा भी होगा कि शकुनी है वो पासों में निपुण था, जो गांधार नरेश था और कौरवों का मामा लगता था। तो अक्ष यानी पासे, अक्षेषु सौंडः इति अक्ष सौंडः सप्तमी का तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का जो पहला भेद है उसका नाम व्यधिकरण तत्पुरुष है, और वह 6 प्रकार का होता है। द्वितीया का तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी के तत्पुरुष तक उसके 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। तत्पुरुष का द्वितीय जो भेद है उसका नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण, समान यानी समान पद। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि पद 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिसमें समान पद होते हैं वो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है, जिसमें दोनों पद समान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान। समान होने का मतलब है जिनमें दोनों में समान विभक्ति होती हो। जैसे पहले में भी प्रथमा का एक वचन है तो द्वितीय पद में भी प्रथमा का एक वचन होगा, यानी दोनों पदों में समान लिंग होगा, समान विभक्ति होगी, तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता
है। अब समानाधिकरण तत्पुरुष दो प्रकार का होता है। पहला जो भेद है उसका नाम है कर्मधारय, दूसरा है उसका नाम है द्विगु। कर्मधारी जो समास है उसकी दो विशेषता है, विशेषण विशेष्य के साथ में इसका प्रयोग होता है, उपमान और उपमेय के साथ में भी इसका प्रयोग होता है। अब अपने को विशेषण जानने की जरूरत है। विशेषण यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जाए और जिसके लिए विशेषता बताई जाती है। जैसे काला घोड़ा, काला जो है वो विशेषण है, घोड़ा है वो विशेष्य। विशाल कक्ष, विशाल है वो विशेषण, कक्ष है वो विशेष्य। और दूसरा जो है वो उपमान और उपमेय। उपमा अलंकार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अलंकारों के बारे में आपने सुना भी होगा। शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार यानी गहना। मानव समाज की ये प्रवृत्ति होती है कि वो गहने पहन करके अपने शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य के अंदर भी अलंकार हुआ करते हैं। काव्य में अलंकार होने का मतलब उपमा, रूपक, दीपक, इस प्रकार के अलंकारों के माध्यम से काव्य की बाह्य शोभा है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए उपमान और उपमेय जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारी समास होता है। उपमेय हमेशा श्रेष्ठ उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है और उपमेय उनसे गौण होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमुखम, चंद्रमा जो है वो उपमान है और मुखम है वो उपमेय। यह दान में कर्ण के समान है, दानवीर। तो कर्ण जो है वो उपमान है और जिसको समानता बताई जाती है वो उपमेय है। आपको समझ में आया होगा प्रिय विद्यार्थियों। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की जहाँ पर प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण विशेष्य के उदाहरण अपन पढ़ते हैं। पीतम अंबरम इति पीतांबरम। पीत यानी पीला, अंबर यानी कपड़ा। अब इसमें देख सकते हैं पीतम और अंबरम दोनों में समान पद हैं। इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और ये सब मिलकर के प्रथमा विभक्ति का एक वचन बन गया, पीतांबरम। यानी पीला कपड़ा, पीत वर्ण का कपड़ा। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि पीतांबरः और पीतांबरम दो शब्द का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षा जो हुआ करती है उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न आया करता है। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि पीतांबरम यदि लिखा हुआ है तो अपने को समझना है कर्मधारय समास का उदाहरण है, और पीतांबरः लिखा हुआ है तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये अंबरम इसका अर्थ होगा पीले कपड़ा, पीला कपड़ा, और उसका अर्थ होगा पीतांबरः, विसर्ग लगा हुआ है र के बाद। तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा और इसका मतलब होगा भगवान विष्णु के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, पीतांबरः। दोनों में भेद आपको भली भांति समझ में आया होगा। रक्तम कमलम इति रक्त कमलम। प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति, समान विभक्ति समान पद इति रक्त कमलम। ये दोनों जो उदाहरण हैं वो विशेषण और विशेष्य के हैं। अब है उपमान और उपमेय के। महान पुरुष इति महापुरुषः। महान पुरुष इति महापुरुषः दोनों में समान विभक्ति है। परमः पुरुषः इति परम पुरुषः दोनों में समान विभक्ति है, परम पुरुषः। महान पुरुष इति महापुरुषः, परमः पुरुष इति परम पुरुषः। उन्नतः वृक्षः इति उन्नत वृक्षः, यह विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। पुरुष व्याघ्र इति पुरुष व्याघ्रः। नरसिंह इति नरसिंह, ये उपमान और उपमेय के उदाहरण हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा जो भेद है वो द्विगु समास हुआ करता है। इसकी संख्या, इसकी विशेषता है संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्याओं का बोध करवाने वाला हो, उस स्थान पर द्विगु समास होता है। ये अपने को जानकारी हो। अब इसकी क्या विशेषता है? संख्या का मतलब है दो से लेकर के, द्विगु दो गाय, द्विगावो इति द्विगु, दो गायों का समाहार। तो द्विगु जो नाम से ही स्पष्ट है, इसकी क्या विशेषता है? यह नपुंसक लिंग एक वचन में इसके उदाहरण होंगे। इनसे जो समस्त पद होगा, द्विगु समास का समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन का होगा, या फिर समस्त पद जो होगा वो स्त्रीलिंग का उदाहरण होगा। दो प्रकार के इसके उदाहरण मिलते हैं और ये समूह के अर्थ में इनका प्रयोग होता है समाहार, क्योंकि संख्याओं का बोध करवाता है और संख्या दो से अधिक, तो समाहार के अर्थ में इसका प्रयोग होगा।
समूह के अर्थ में होगा और समूह के लिए संस्कृत में समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब उसका विग्रह करेंगे तो उसमें दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। अपने को ये समझना है द्विगु समास में दो पद होंगे, दोनों समान होंगे और दोनों पदों में समान विभक्ति होगी, यानी दोनों पद जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के उदाहरण होंगे और समाहार का बोध करवाने वाले हुआ करते हैं। और इनके समस्त पद जो होंगे उसके दो उदाहरण होंगे, या तो नपुंसकलिंग एक वचन का उदाहरण होगा या स्त्रीलिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनके उदाहरण अपन पढ़ते हैं। त्रयाणाम भुवनानाम समारोह इति त्रिभुवनम। अब देखिए यहाँ पर त्रि शब्द है और भुवन शब्द है, इनको षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लेके जाने से त्रयाणाम, भुवन को भुवना नाम और समाहार समूह के अर्थ में इति त्रिभुवनम, तीन लोकों का समाहार, यानी तीन लोक, पृथ्वीलोक, पातालोक और स्वर्गलोक, तीन प्रकार के लोकों के बारे में त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समारोह इति त्रिभुवनम। दूसरा, इसका दूसरा जो उदाहरण है वो पंचानाम पात्राणाम इति पंचपात्रम। पांच है, पंच शब्द है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पंचानाम, पात्र शब्द है पात्राणाम, समारोह इति पंचपात्रम, यानी पांच पात्रों का समाहार। पांच पात्र, पांच बर्तन जो प्राचीन काल के अंदर कन्यादान के समय पिता की तरफ से कन्यादान के समय उनको भेंट स्वरूप दिए जाते थे, वो पांच पात्र कहलाते थे, उसको पंचपात्रम कहते हैं। ये दोनों ही उदाहरण हैं वो नपुंसकलिंग एक वचन के उदाहरण हैं। अब अपन दो जो उदाहरण आगे वाले पढ़ते हैं वो है स्त्रीलिंग के उदाहरण। पंचानाम वटानाम समारोह इति पंचवटी, पंच शब्द है पंचानाम, वट शब्द है वटानाम, पंचानाम वटानाम समारोह इति पंचवटी, पंचवटी जहाँ पर पांच वटों का समूह हो उसको पंचवटी कहते हैं। रामायण के अंदर रामचरित मानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने पंचवटी का वर्णन अच्छी प्रकार से किया है और रामायण सीरियल के अंदर भी आपने पंचवटी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। अष्टानाम अध्यायानाम समारोह इति अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक व्याकरणज्ञ पाणिनि माने जाते हैं, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर आचार्य थे और संसार के पुरोधा व्याकरण शास्त्र के पाणिनि माने जाते हैं, पहले व्याकरणज्ञ जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। 8 अध्यायों का इसमें समारोह है, सूत्र के अंदर यह पुस्तक लिपिबद्ध है। अष्टानाम अध्यायानाम समारोह इति अष्टाध्यायी, अष्ट शब्द है और अध्याय शब्द है, 8 अध्यायों का समाहार, तो अष्टानाम अध्यायानाम समारोह इति अष्टाध्यायी। इस प्रकार से ये द्विगु समास होता है। तो अपन ने समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको भली भांति घर जाकर के समझेंगे और इसको कंठस्थी करने का प्रयास करेंगे, इनको स्मरण करेंगे तो आगे की परीक्षाओं के अंदर अभी आपके काम आएगा, क्योंकि यह एक व्याकरण का प्रकरण है और कक्षा 11वीं के अंदर 12वीं के अंदर स्नातक है या स्नातकोत्तर है, जो भी आपको हिंदी के अंदर संस्कृत के अंदर यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आप भली भांति पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे तो आपके भविष्य में यह उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।